ठोक देंगे कट्टा कपार में, एक बार आइए ना हमारा बिहार में। ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति इसी रास्ते पर चल पड़ी है। दिल्ली से राजनीतिक कट्टा पटना भेजा जा रहा है और पटना के नेताओं के कपार पे सटा के बोला जा रहा है कि देखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा उड़ो मत, हनुमान हो हनुमान बन के रहो, राम बनने की कोशिश ना करो। जी हाँ, दिल्ली और पटना के बीच एक गजब की जंग की शुरुआत नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या यही जंग पटना के साथ साथ दिल्ली की सरकार को भी हिला देगी? आखिर क्या कारण है कि मोदी शाह की जोड़ी अपने सहयोगियों पर ही हमलावर हो गई है, अपने ही लोगों पर छापेमारी हो रही है, हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है और चिराग का चिराग बुझाने के लिए दिल्ली से फूंक मारी जा रही है। पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कहानी बड़ी मजेदार मोड़ ले चुकी है, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही चर्चा करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 1984 के दंगों पर कांग्रेस को घेरने वाले नरेंद्र मोदी 2002 का मामला हमेशा भुलवा देते हैं। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि हुजूर इतना गिर जाएंगे। किस तरह से अभूतपूर्व तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री और एक सरदार का अपमान किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी डॉक्टर साहब को देश की इतनी चिंता थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के लोगों को सलाह दिया, आगाह किया कि देखो, अर्थव्यवस्था को संभालो, वरना अर्थव्यवस्था की असफलता को छुपाने के लिए अपना नॉन बायोलॉजिकल जो रास्ता अपनाएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा इस देश के लिए। और सच में वो रास्ता बड़ा खतरनाक निकला। नरेंद्र मोदी ने वो रास्ता अपनाया। आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी जानकर कि विपक्ष में रहने वाला नेता सत्ता पक्ष को ऐसी सलाह दे रहा था और समझा रहा था। उधर पीएम केयर फंड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 10 साल डॉक्टर साहब भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश के लिए फंड बनाया, पीएम केयर फंड अपनी जेब भरने के लिए कभी नहीं बनाया। वीडियो काफी शानदार होने वाली है, अभी बता देता हूं, पूरा देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए, ढकने के लिए गोदी मीडिया के लपड़झंडिसों को तैयार किया गया है, आईटी सेल बनाया गया है। इसलिए यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि गोदी मीडिया के पास पूरी सत्ता है, आपके टैक्स का पैसा है, सेठों का टेम्पो भर भर के पैसा है, हमारे पास सिर्फ आप है। इसलिए सहयोग जारी रखें। कहा जाता है कि कोई राजा न्याय करे न करे, न्यायपालिका न्याय करे न करे, मगर प्रकृति न्याय जरूर करती है। एक वक्त में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाया करते थे, लेकिन 26 दिसंबर 2024 को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली तो 27 दिसंबर की रात से ही दिल्ली का आसमान रोने लगा। अगले 2 दिन लगातार बारिश होती रही। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट ले जाया गया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा कि सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी मेजबानी देखते जाओ। प्रकृति के खेल बड़े निराले होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर सबसे ओछी टिप्पणी अगर कोई थी तो वो थी रेनकोट पहनकर नहाने वाली। अपने अंतिम सफर पर निकले पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद पिछले 2 दिनों से बादल बरसते रहे, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह कफन ओढ़े लेटे रहे। उनसे मिलने के लिए लोग भीगते हुए नजर आए और बाहर सारा मीडिया रेनकोट पहनकर खड़ा था। कुदरत अपने अच्छे बेटों का बदला जरूर लेती है, लेकिन सिर्फ मीडिया रेनकोट पहनकर नहीं खड़ा था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू भी एक छत के नीचे बैठे हुए थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से वे रोड पर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन मनमोहन सिंह के लिए उन्हें बारिश में बाहर निकलना पड़ा। और ये बताता है कि प्रकृति जब न्याय करती है तो सबको नंगा कर देती है। मनमोहन सिंह तो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में मोदी सत्ता ने जो किया वो दिल तोड़ने वाला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अंतिम संस्कार के कवरेज के लिए दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर फोकस किया। मनमोहन सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। उनके परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के सीटों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की भी जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, क्योंकि एक और सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को अंदर आने से रोका गया और वो बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रही। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर ही रह गई।
गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतने खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। कांग्रेस ने इससे पहले अंतिम संस्कार के लिए जमीन न देने को लेकर भी मोदी सत्ता पर निशाना साधा। पलटवार करते हुए भाजपाइयों ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। अंतिम संस्कार के बाद राहुल गांधी को भी ट्वीट करना पड़ गया और उन्होंने लिखा कि भारत माता की महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था, लेकिन भाजपाई दूसरों को सम्मान देने की परंपरा का पालन नहीं करते। उन्होंने मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की फिल्म भी बनाई और उस फिल्म के कला निर्देशक थे हंसल मेहता और इस फिल्म में मनमोहन सिंह की भूमिका अनुपम खेर निभा रहे थे जो परम अंधभक्त हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के निधन के बाद हंसल मेहता ने माफी मांगी है। उधर नरेंद्र मोदी के आर्थिक मामलों पर सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में काम कर चुके अर्थशास्त्री रथिन रॉय ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक मुलाकात में कहा था कि देखो, इस सरकार का यानी मोदी सत्ता का आर्थिक क्षेत्र में सफल होना बहुत जरूरी है और अगर ये नहीं हुआ तो उसे सांप्रदायिकता से ढकने का प्रयास किया जाएगा। यानी भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह पद पर नहीं थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे, लेकिन मोदी सत्ता की हरकतों को और डूबती अर्थव्यवस्था को देखकर उन्होंने लोगों को सलाह दिया कि अपनी सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालो, वरना जब वहां फेल होंगे तो ये सत्ता में बैठे लोग सांप्रदायिकता का सहारा लेकर अपने असफलता को छुपाने का प्रयास करेंगे। ये होती है असल चिंता। जो देश बनाने के लिए काम करते हैं उन्हें चिंता होनी वाजिब है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था को संभालने में ये कमजोर होंगे तो फिर सांप्रदायिकता का सहारा लेंगे। ये बहुत घटिया और खतरनाक होगा इस देश के लिए। रथिन रॉय ने कहा कि मनमोहन सिंह ने एकदम सही कहा था और आज हमें सांप्रदायिकता का तजुर्बा हो रहा है। 140 करोड़ लोग देख रहे हैं किस तरह गली गली खुदाई चल रही है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और किस तरह पुराने मंदिरों को खोल खोल कर पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह ने कोई पीएम केयर फंड नहीं बनाया। देश की चिंता करते थे, अपनी जेब की चिंता नहीं करते थे। मोदी ने कोरोना का बहाना लेकर आपदा में अवसर ढूंढा, पुराने वाले प्रधानमंत्री राहत कोष को धता बताते हुए पीएम केयर फंड बनाया और इस फंड में अब भी सैकड़ों करोड़ों रुपया आ रहा है। लेकिन इस फंड पर आरटीआई लागू नहीं होता। वो आरटीआई जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जिसने भारतीय जनता को सबसे बड़ी ताकत दी इस देश की सरकार का हिसाब किताब करने के लिए, और जिस आरटीआई की वजह से उनकी खुद की सरकार चली गई, खूब बदनाम हुए, फिर भी आरटीआई को हाथ नहीं लगाया और आरटीआई को नरेंद्र मोदी ने आते ही कतरना शुरू कर दिया। और तो और खुद जो फंड बनाया पीएम केयर फंड, न जाने कितने लाख करोड़ उसमें दबा के खा गए, खा के बैठ गए, अभी भी खा रहे हैं, उसको आरटीआई से अलग रखा। मतलब आज पता नहीं कर सकते आप कि कहां से और कौन पैसा दे रहा है, पैसा कहां खर्च हो रहा है। क्या पीएम केयर का पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है कि पार्टियों को तोड़ने में खर्च हो रहा है। मनमोहन सिंह ने कोई पीएम केयर फंड नहीं बनाया और न ही भारत के नाम पर, जनता के नाम पर, जनता की मदद के नाम पर जनता से लूट मचाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में पीएम केयर फंड में 909 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए। इसमें विदेशों से 2.57 करोड़ रुपए मिले। मजेदार बात यह है कि इस फंड में ब्याज का भी पैसा आ रहा है और अच्छा खासा ब्याज फंड में जमा हो रहा है। 912 करोड़ की जो डोनेशन 2022-23 में फंड को मिली, इसमें 170 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट था। कई तरह के रिफंड के जरिए भी 225 करोड़ रुपया जमा किया गया। पीएम केयर फंड से 2022-23 में 439 करोड़ जारी किया गया था और इसमें 346 करोड़ बच्चों पर खर्च किया गया। 91 करोड़ से ज्यादा की रकम में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे गए। साल 2022-23 के आखिर में पीएम केयर फंड में कुल 6284 करोड़ था, जो कि 2021-22 के फंड से 16% ज्यादा था। 2020-21 में इस फंड में कुल 7014 करोड़ रुपया था और 2019-20 में इसमें 3077 करोड़ का फंड था। 19-20 में जब मोदी ने पीएम केयर फंड को बनाया, तब से 4 साल में पीएम केयर फंड को 13,067
68 करोड़ का फंड मिला। इसमें 538 करोड़ विदेशों से आया। अब विदेशों में कौन ऐसा बैठा है जो इसको इतनी चिंता हो रही है? और 4 साल में फंड को 565 करोड़ का ब्याज मिला। पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर कराया गया था और कोरोना लॉकडाउन शुरू होने के 3 दिन बाद ही इसका गठन किया गया था। मैंने कहा ना, कई बार कहा कि जैसे ही बीमारी आई, जैसे ही समस्या आई, उसका इलाज ढूंढने से पहले ही इन्होंने झोली खोल दी। जबकि होता ही है, आप अपने परिवार में भी देखते होंगे, अगर कोई समस्या आई तो हम पहले जो हमारे पास है उससे लोगों की मदद करते हैं, अपनी मदद करते हैं, अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जरूरत तो बाद में पड़ती है ना। लेकिन हुजूर को मालूम था कि लॉकडाउन लंबा चलेगा और लंबा लॉकडाउन हुआ तो जनता खुदे कंगाल हो जाएगी, फिर इनको कहां से देगी। तो पहले अपनी जेब भर लो, बाद में देखेंगे। और अपनी जेब भरना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सब कुछ साफ सुथरा होता, ईमानदारी से होता, तो उसका हिसाब किताब देते ना। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ईमानदार की नहीं। दलील दी गई कि पीएम केयर फंड के पैसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाएंगे। पीएम केयर फंड के सदस्यों में देखें तो प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हैं, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन के तौर पर नरेंद्र मोदी ने रिटायर्ड जज केटी थॉमस और करिया मुंडा को ट्रस्टी के तौर पर नामित किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट 2022-23 का डेटा छापा है। लेकिन साल 2023-24 और 24-25 में फंड को कितना पैसा मिला है इसकी कोई जानकारी नहीं है। जनवरी 2023 की जनसत्ता की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता। और यह बताता है कि नरेंद्र मोदी कितने ईमानदार हैं। उनकी मनमोहन सिंह से कोई तुलना नहीं, दूर दूर तक नहीं है। उधर बिहार से सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को बैसाखियों की जरूरत नहीं रह गई है? क्या नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रह गई है? क्या मोदी शाह को चिराग पासवान की जरूरत नहीं है? या फिर जरूरत इतनी ज्यादा है कि कपार पे कट्टा सटा के साथ रखना है? क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सांसदों के बराबर आंकड़े का इंतजाम कर लिया है, या फिर वही सेंधमारी हो गई है? बिहार में जो हो रहा है वो सवाल खड़े कर रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस डाली पर बैठे हैं उसे ही क्यों काट रहे हैं। चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के यहाँ छापे के बाद बिहार की राजनीति में यह सवाल तैरने लगा है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बिहार में उनकी चाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। उन्हें मालूम है कि कब और कितनी ढील देनी है, कब किसी के राजनीतिक वजूद की पतंग काट देनी है और कब सपोर्ट का धागा खींच लेना है। चिराग पासवान भाजपा की इसी राजनीति का शिकार हो गए। सवाल यह है कि लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छापा चिराग पर नकेल कसने के लिए तैयारी तो नहीं है। हुलास पांडे को चिराग पासवान का सबसे करीबी नेता माना जाता है और चिराग के कई बयानों से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका बड़ी करना चाहती है। इसका कारण लोकसभा चुनाव का 100% का स्ट्राइक रेट है। चिराग पासवान ने यह चुनाव अपने दम पर जीता था। न तो रामविलास पासवान जिंदा थे और न ही पशुपति पारस उनके साथ थे। फिर भी चिराग पासवान हाजीपुर से, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, मनोज भारती जमुई से, खगड़िया से राजेश कुशवाहा और वैशाली से वीणा सिंह की जीत से लोजपा का मनोबल हाई है। खबरें हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 सीटों पर दावा करने जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं और इस अभियान में कुछ नेता लगे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अभी चिराग पासवान पर हमलावर है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी को चिराग उसी में खुश है। रामविलास पासवान होते तो बाबा साहेब का अपमान करने पर अमित शाह को माफी मंगवाए बिना छोड़ते नहीं, मगर चिराग को हनुमान बनने से फुर्सत नहीं है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद रामविलास पासवान ने वाजपेयी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। चिराग के करीबी पर छापा मरवाकर अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि भाजपा पूरी दबंगई के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है, यानी कपार पे कट्टा सटा के। और सत्ता में आने के लिए उसे नीतीश कुमार को छोड़कर किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए भाजपा किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में दूसरी पार्टियों की ताकत के मुताबिक ही सीटों का बंटवारा हो और ये मोदी शाह की राजनीति का हिस्सा है कि वो गठबंधन का बैलेंस अपने पक्ष में रखें। 27 दिसंबर को हुलास पांडे के पटना और बेंगलुरु स्थित 3 ठिकानों पर छापे पड़े थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह कार्रवाई बालू के अवैध खनन की जांच के चलते हुई है, लेकिन जो पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी की छोटी बैसाखी हो उसके नेता से जुड़े बिजनेसमैन के खिलाफ छापेमारी का मतलब है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है। डराने, धमकाने और हड़कियाने की व्यवस्था चल रही है। वरना सोचिए, जो नरेंद्र मोदी और उनकी गुजराती लॉबी देश भर से भ्रष्टाचारी नेताओं को, भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को अपने भीतर समाहित करती है, अपने साथ मिलाती है, वो अपनी सत्ता में शामिल नेता के यहाँ छापेमारी क्यों करवाएंगे? कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य समीर कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए के अंदर अब शीत युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं पर निशाना बनाना शुरू कर दी है। यही कारण रहा है कि हुलास पांडे के ठिकाने पर लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से खामोश हैं। वो गाहे बगाहे बीजेपी और अमित शाह के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन जब उन्होंने जाति जनगणना, लेटरल एंट्री और ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण का जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, अब वैसे नहीं बोलते। इन बयानों के बाद ही बीजेपी के मास्टरमाइंड अमित शाह ने उनसे मुलाकात की थी और तब से चिराग पासवान खुलकर भाजपा की नीतियों का विरोध भी नहीं करते हैं। झारखंड के चुनाव परिणाम के बाद ज्यादा शांति है,
लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर भाजपा का सपोर्ट भी नहीं किया है। बिहार की राजनीति में मचे बवाल के बाद 25 दिसंबर 2024 को बुलाई गई एनडीए की मीटिंग में भी चिराग पासवान नहीं गए और इस मीटिंग में नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे थे। इस मीटिंग के बाद ही बीजेपी ने बिहार में अपना सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी है। नीतीश कुमार केंद्र सरकार की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने जाते हैं, वो एनडीए की मीटिंग में भी हिस्सा लेने नहीं आते हैं, लेकिन 29 दिसंबर को वो दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश की दिल्ली यात्रा का मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि ललन सिंह और संजय झा के दिल्ली में रहने के बावजूद उन्हें दिल्ली यानी नीतीश कुमार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है। बाहर से जो दिख रहा है वही सच है या फिर कुछ और है। ये अलग बात है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने जा रहे हैं, मगर राजनीति में होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। उस पर मत जाइए। पर्दे के पीछे क्या हुआ इसे खुलने में वक्त लगेगा। नीतीश कुमार ने दिल्ली आने से पहले बिहार में बड़े पैमाने पर अफसरों की अदला बदली की और यहीं से सवाल उठा कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया। लेकिन नीतीश के दिल्ली दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने चौंकाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ जाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार करते क्या है। हालांकि नीतीश कुमार को आरजेडी और कांग्रेस के विधायक लगातार इंडिया गठबंधन में आना का न्योता दे रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने भी भाजपा नेताओं की उस मांग का समर्थन किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले चिराग का एक और बयान आया था जिसके राजनीतिक अंदाजे बहुत नहीं लगाए गए। खबरें हैं कि चिराग विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बारे में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो चिराग ने उस खबर का खंडन करने की बजाय कहा कि कौन विधायक नहीं बनना चाहता है। अब सवाल यह है कि जो सांसद है वो विधायक काहे बनना चाहता है। चिराग पासवान की पार्टी लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है। पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य पांडे ने हाल ही में बयान दिया था कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि चिराग पासवान सीएम बने। इसलिए नीतीश कुमार के चिराग से अच्छे संबंध होने के बावजूद बीजेपी को चिराग की महत्वाकांक्षा पसंद नहीं आ रही है। मोदी शाह की गुजराती जोड़ी की नजर भी चिराग और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान पर पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि चिराग की इस महत्वाकांक्षा को भाजपाई शुरू से ही दबाना चाहते हैं। लोजपा के स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था और उसके बाद से ही नीतीश और चिराग के रिश्ते में गर्माहट देखने को मिल रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने चिराग के चाचा पारस के कब्जे वाला बंगला भी चिराग पासवान को दिलवा दिया है। कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह ने साफ साफ कहा है कि चिराग पासवान साफ साफ बोलते हैं। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी को यह पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए साजिश के तहत चिराग पासवान को टारगेट किया जा रहा है। याद रखिए कि राजनीति में कोई घटना सामान्य घटना नहीं होती, सामान्य घटनाएं ही धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। बिहार की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जो दिख रहा है वो भले ही सामान्य लग रहा हो, लेकिन ये किसी बड़े तूफान से पहले की चुप्पी का संकेत भी हो सकता है। अब जल्दी से आपको बिहार में हुई घटनाओं को रिवाइंड करा देते हैं और तब आप चिराग के करीबी हुलास पांडे पर पड़े छापों को बेहतर समझ पाएंगे। नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा पर निकलने वाले थे। कैबिनेट ने पैसे का प्रस्ताव पास किया। नवंबर की ये बात है। तारीख 15 दिसंबर तय थी। इस बीच तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया माई बहन सम्मान योजना का। अचानक खबर आई कि नीतीश कुमार यात्रा टाल दिए हैं। नई तारीख तब नहीं आई थी। यात्रा की अगली तारीख आती उससे पहले 2 अहम घटनाएं घटी और दोनों के केंद्र में अमित शाह रहे। पहली घटना हुई बाबा साहेब वाली, कथित अपमान करने वाली। दूसरी घटना हुई एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नेतृत्व के सवाल पर रिजल्ट के बाद तय करने की बात। दूसरी घटना में सीधे नीतीश इन्वॉल्व थे, लिहाजा एक दिन बाद खबर आई कि नीतीश बीमार हो गए, लिहाजा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। फिर 2 दिन बाद नीतीश यात्रा पर निकले। बीमार कहीं से नहीं दिख रहे थे, लेकिन मीडिया को कोई और बयान नहीं दिया। अटल जयंती पर सब बोले लेकिन नीतीश कुमार नहीं बोले, जबकि ऐसी कोई यात्रा इतने साल में नहीं हुई जब नीतीश कुमार न बोले हों। नीतीश की ये चुप्पी खल रही है। इस चुप्पी के बीच 2 घटना और हो गई। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को हटा दिया गया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजा गया केरल से उठाकर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पार्टी की बैठक में अपने सीएम का जिक्र कर दिया, कह दिया कि मिशन अभी अधूरा है। इन दोनों घटनाओं के बीच तीसरी और चौथी घटना भी हुई जिसने नीतीश की नाराजगी की खबर पर मुहर लगाई। हुआ ये कि पटना में अटल जयंती का सरकारी कार्यक्रम था। नीतीश के बगल में सम्राट चौधरी की कुर्सी थी, फिर विजय चौधरी थे। नीतीश की दूसरी तरफ की कुर्सी बहुत देर तक खाली थी। जो वीडियो में कैद हुआ तो उसमें नीतीश खाली कुर्सी वाली दिशा में पूरे टाइम देखते रहे। एक बार वो विजय चौधरी को कुछ कहते नजर आए। जो वीडियो आया उसमें सम्राट के चेहरे पर बहुत उत्साह नहीं दिखा। इस कार्यक्रम के बाद बीजेपी के तमाम नेता जो कैमरे पर आए सबने सफाई दी, नीतीश की तारीफ की। किसी ने सुशासन का प्रतीक कहा तो किसी ने विकास पुरुष कहा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उधर तेजस्वी यादव और राजद के लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास के लोगों ने बीजेपी के इशारे पर उनको हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश को घेरने वाले 2 दिल्ली चले गए, 2 बिहार में है। संजय झा, ललन सिंह दिल्ली में है, बाकी अशोक चौधरी
चौधरी और विजय चौधरी पटना में बैठाए गए हैं। अब बीजेपी से इनकी नजदीकियां जग जाहिर है। ऐसे में जो आरोप तेजस्वी ये लगा रहे हैं उनका कोई लेना देना है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन जब कड़ियां जुड़ेंगी तो जुड़ती चली जाएंगी। ऐसे में अब अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो फिर उसका असर सिर्फ पटना तक नहीं होगा, दिल्ली में बैठी सरकार भी हिलेगी। इसलिए नीतीश और चिराग की दोस्ती को हल्के में लेना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। और आप तो जानते हैं कि बीजेपी 24 घंटे सातों दिन और पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। चुनाव आने पर चुनाव लड़ने नहीं जाती है, बल्कि सीधे सीधे कहें जो हमने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार चलाने से ज्यादा सरकार बनाने पर फोकस करते हैं और पूरे साल सरकार बनाने के जुगाड़ में ही रहते हैं। चलाता कोई और है, कौन चलाता है आप सब जानते हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।